नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया टॉपिक है जिसमें मौर्य वंश पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के साथ। मौर्य वंश कौन थे मौर्य? अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। कोई बोलता है शूद्र थे, कोई बोलता है वत्सल थे, कोई बोलता है वैश्य थे, कोई बोलता है क्षत्रिय थे। तो किस प्रकार से किस विद्वान ने इनको क्या क्या कहा है, इनको देख लेते हैं। मौर्य वंश को ब्राह्मण साहित्य में के अनुसार इनको शूद्र कहा गया है, ठीक है। और विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसके अनुसार इनको वृषल कहा गया। वृषल मतलब निम्न वर्गीय कहा गया है, ठीक है। रोमिला थापर के अनुसार इनको वैश्य माना गया है। रोमिला थापर के अनुसार इनको वैश्य माना गया है। और जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत के अनुसार इनको क्या माना गया है? क्षत्रिय। तो सबसे जो मान्य है वो क्या है? क्षत्रिय। मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक था, कौन था? धनानंद। धनानंद को 322 ईसा पूर्व में उनका जो मंत्री था, चाणक्य जो उनका मित्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसकी सहायता से धनानंद को परास्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, की सहायता से धनानंद को हराया था। और मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसको हराया था 305 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे, यूनानी शासक था कौन? सेल्यूकस। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज को, ठीक है। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज वही था जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। और मेगस्थनीज जो है वो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। कौन था? मेगस्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था, जो मित्र था, कौन था? कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोला जाता था। कौटिल्य, उसने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना। क्लियर? यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो व्यक्ति था मेगस्थनीज, वो भारत आने वाला प्रथम यात्री था, विदेशी यात्री। और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही बात किया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की, चाणक्य कौटिल्य, उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब आगे देखेंगे, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कौन थी? हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। अब चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसका विस्तार कहां से कहां तक था? सिर्फ सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन फैला हुआ था। और अंतिम जो इसका समय था चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में स्थित है, में संथारा संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति मतलब कि उपवास करके, भूखा रह करके, जैन धर्म के अनुसार इन्होंने अपने आप को भूखा रख करके, जिसको संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति कहा जाता है, उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है।
अब बात करेंगे बिंदुसार। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचेदस या अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? दुश्मनों का नाश करने वाला। तो यूनानी शासकों ने, यूनानी इतिहासकारों ने इनको क्या कहा है? अमित्रोचेदस या अमित्रघात। इनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है, में दो विद्रोह हुए थे। उनको दबाने के लिए इन्होंने पहले तो इनका पुत्र था सुसीम, उसको भेजा था, और बाद में किसको भेजा था? अशोक को। ठीक है। और ये जो बिंदुसार थे, ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय था उसका ये अनुयायी था। साथ ही बात की जाए सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो सीरिया का शासक था, उसने डायमैक्स को, और मिस्र के शासक था टोलमी, उसने डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। उन्होंने डायमैक्स को, तथा मिस्र का जो शासक था टोलमी, उन्होंने डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर? अब बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। क्लियर? भारत में शिलालेख व स्तंभ लेखों का जन्मदाता अशोक को माना जाता है। भारत में जितने भी शिलालेख और स्तंभ लेख बने हैं, उसका जन्मदाता किसको माना जाता है? अशोक को। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया या अपनाया था। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने, कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक इतना भयभीत या व्याकुल हो गया था अपने आप से कि उसने अंत में जाकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, अशोक का सारनाथ स्तंभ से ही भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया है? अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। कहां पर आयोजित की गई थी? ये पटना में। ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? पटना में। क्लियर? अशोक के राज्याभिषेक की बात की जाए तो 269 ईसा पूर्व में। 4 साल लेट इसलिए हुआ था कि भाइयों में आपस में इनका उत्तराधिकारी संघर्ष चला था, इस वजह से ये 4 वर्षों तक यही चलता रहा था। लास्ट में जाकर 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। इसी से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक। क्लियर? आगे देखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, उसके बाद में इसने प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा, उन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका, जो पहले क्या था? सिलोन। ठीक है। क्लियर? अब बात करेंगे थोड़ा कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। क्लियर? इस युद्ध की बात की जाए तो 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को युद्ध में बंदी बना लिया गया था। और उस समय जो कलिंग का जो
राजा था वो कौन था? नंदराज। किसके अनुसार? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध के दौरान कलिंग का राजा नंदराज था। क्लियर? युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा युद्ध नीति की जगह युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया था। इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक इतना प्रभावित हुआ था कि उसने युद्ध नीति या युद्ध घोष की जगह धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यह स्वीकार किया। क्लियर? अब बात करेंगे हम अशोक के अभिलेखों के बारे में। यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन बन जाता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किन को जाता है? तो किन को जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। क्लियर? बात की जाए कल्हण की राजतरंगिणी की, उसके अनुसार अशोक प्रारंभ में शिव का भक्त था और इन्होंने श्रीनगर जो शहर पड़ता है J&K में, उस शहर भी अशोक द्वारा ही बसाया गया था। और वहां पर क्योंकि ये शिव भक्त था, श्रीनगर में वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। साथ ही बात की जाए अशोक ने तो नेपाल में भी ललित पाटन नामक शहर बसाया था। नेपाल में ललित पाटन नामक जो शहर है वो भी अशोक द्वारा ही बसाया गया था। जो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी है वो कहां से मिलती है? भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के बौद्ध होने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए थे। तो अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार से थे। जो लेख थे अशोक के, एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख और तीसरे गुहा लेख। अब बात करेंगे शिलालेखों में भी वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख, स्तंभ लेखों में भी वृत्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख। अब हम पढ़ेंगे शिलालेख। शिलालेखों में कौन सा? वृत्त शिलालेख के बारे में। वृत्त शिलालेख देखते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। 14 जो संख्या है वो किनकी है? वृत्त शिलालेखों की। और ये कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। 8 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के वृत्त शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, 14 है और 8 स्थानों से ये मिले हैं। किस किस स्थान से मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। साहिबाजगढ़ी, मानसेहरा। साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं, पेशावर में, वहां से मिले हैं। ठीक है। बात की जाए कालसी, कालसी पड़ता है उत्तराखंड में। जूनागढ़ से मिला है, गुजरात में पड़ता है। सोपारा पड़ता है महाराष्ट्र में। धौली और जोगढ़ पड़ता है उड़ीसा में। और एररगुड़ी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये 8 स्थानों से अशोक के वृत्त शिलालेख हैं, जो जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। वो कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से। अब बात की जाए अशोक के 13वें अभिलेख की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो कलिंग युद्ध की या कलिंग आक्रमण की जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख से मिलती है? तो 13वें जो अभिलेख है अशोक का, वहां से कलिंग युद्ध की जानकारी या कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्लियर? अब बात करेंगे हम लघु शिलालेखों की। इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो कहां से मिलती है? लघु शिलालेखों से। ठीक है। अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा,
व उद्गोलम अभिलेख व अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय, देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। अशोक के नाम का उल्लेख मास की गुर्जरा और उद्गोलम अभिलेख में, साथ ही जो एक नाम जो मिला है वो कहाँ से मिला है? देवनाम प्रिय, देवों का प्यारा। अन्य जो सभी लेख हैं उसमें केवल देवनाम प्रिय ही के रूप में जाना जाता है, और ये उनकी उपाधि के रूप में मिला है, देवनाम प्रिय के रूप में। तो देवनाम प्रिय किसको कहा जाता था? सम्राट अशोक को। क्लियर? आगे देखेंगे व्रत स्तंभ लेख। व्रत स्तंभ लेख, व्रत स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। कितने स्थानों से मिले हैं ये? 6 स्थानों से। व्रत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से मिले हैं। अब ये इन 6 स्थानों की जानकारी ले लेते हैं, कहाँ कहाँ से ये व्रत स्तंभ लेख मिले हैं। पहला देखते हैं प्रयागराज प्रशस्ति। यह मूलतः कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में। यह कौशाम्बी में स्थित था, परंतु बाद में अकबर ने प्रयाग, जो कि पहले इलाहाबाद था, वहाँ पर इसको स्थापित करा दिया था। जो प्रयाग प्रशस्ति है यह मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, परंतु अकबर ने इसको बाद में इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया, जो कि वर्तमान में भी प्रयागराज है। ठीक है। दूसरा देखते हैं टोपरा। टोपरा जो दिल्ली में है, यह मूलतः टोपरा में स्थित था, परंतु फिरोज तुगलक ने दिल्ली में इसको स्थापित करवा दिया। पहले टोपरा में था, बाद में फिरोज तुगलक ने इसको कहाँ स्थापित करवा दिया? दिल्ली में स्थापित करवा दिया। तीसरे नंबर देखते हैं मेरठ दिल्ली अभिलेख। यह मूलतः मेरठ में था, परंतु फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ठीक है। इन 3 थे, इनका जगह चेंज हुई थी। बाकी का 4 नंबर का देखें तो लोरिया अर्राज जो बिहार में, लोरिया नंदनगढ़ जो भी बिहार में है, और रामपुरवा ये भी बिहार में। तो अशोक के व्रत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से मिले हैं, वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब बात करेंगे लघु स्तंभ लेखों की। तो इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं अशोक के लघु स्तंभ लेखों से मिलती है। ठीक है। पहला देखते हैं रुम्मनदेही अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के आर्थिक नीति या राजस्व की जो नीति मिलती है वो कहाँ से, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रुम्मनदेही अभिलेख से। आर्थिक नीति या राजस्व नीति की जो जानकारी मिलती है अशोक के, वो कहाँ से मिलती है? रुम्मनदेही अभिलेख से। साथ ही बात की जाए सारनाथ लघु स्तंभ लेख की और सांची लघु स्तंभ लेख। ठीक है। अब बात करेंगे हम अशोक के गुहा लेखों की। अशोक ने कर्ण चोपड़ व सुदामा, 2 जगह है, कर्ण चोपड़ और सुदामा, वो तो आजीविक साधुओं के लिए तथा एक विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था, विश्व झोपड़ी गुफाओं का। ठीक है। कर्ण चोपड़ और जो सुदामा थी वो तो आजीविक साधुओं के हेतु करवाई गई थी, और साथ ही विश्व झोपड़ी है उसका भी इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेखों की लिपि की बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमैक, ग्रीक या यूनानी जो लिपि थी अशोक की, वो अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं। क्लियर। अशोक के बाद कुणाल, अशोक के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? कुणाल। और अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृद्धरथ। क्लियर। अंतिम जो मौर्य शासक था वो कौन था? वृद्धरथ। इस वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है।
पहला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना की? नंद वंश, चालुक्य वंश। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। शुंग वंश। क्या होगा राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन है, ए है नंदवंश, बी है चालुक्य वंश, सी है आपका पल्लव वंश और डी है शुंग वंश। तो किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद को 322 ईसा पूर्व किसकी सहायता से? कौटिल्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद को 322 ईसा पूर्व परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इनको नोट डाउन करते रहना। कौन से शासक, कौन से मौर्य शासक, कौन से मौर्य शासक ने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था? ऑप्शन देखेंगे, अशोक, बिंदुसार, ए है अशोक, बी है बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, दशरथ और चंद्रगुप्त। डी है आपका चंद्रगुप्त। कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था, गए थे? ठीक है, ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, दशरथ और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहां पर संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, यूनानी शासकों में से, ये क्वेश्चन वो करवा रहा हूं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है फिलिप सेकंड, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है आपका इसमें अमिनतास फर्स्ट, अमिनतास फर्स्ट, और डी होगा अमिनतास सेकंड। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? राजदूत बना के भेजा था ना, तो किसने भेजा था? फिलिप सेकंड, सेल्यूकस निकेटर, सी है अमिनतास फर्स्ट और डी है अमिनतास सेकंड। राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज कौन था? जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर? चार नंबर देखते हैं। सेल्यूकस को किसने परास्त किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने परास्त किया था? आपका ऑप्शन है ए है अशोक, बी है आपका चंद्रगुप्त, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त, कालाशोक, और डी आ गया आपका दी गुप्ता। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सी है आपका कालाशोक और डी है नंदी वर्धन। तो क्या होगा राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य या कौटिल्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ए है तक्षशिला, बी है उज्जैन, सी है वाराणसी, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तक्षशिला। तक्षशिला विद्या केंद्र से ये संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए है स्वर्णगिरी, बी आएगा आपका इसमें तक्षशिला, सी आपका उज्जैन और डी हो गया कौशाम्बी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला या कौशाम्बी। तो अशोक को कहाँ भेजा था विद्रोहियों को दबाने के लिए? तक्षशिला में। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7वां नंबर का देखते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया है? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था या कहा गया है? ऑप्शन है आपके इसमें समुद्रगुप्त, यह है समुद्रगुप्त, बी होगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार और डी आपका होगा कनिष्क। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम और कनिष्क। तो बिंदुसार आपका इसमें राइट आंसर होगा। बिंदुसार को यूनानी शासक जो थे यूनानियों द्वारा इनको अमित्रघात या अमित चेदस के नाम से भी इनको जानते थे, इनको बोलते थे। ठीक है, अमित्रघात या अमित चेदस। क्लियर? मौर्य काल में सबसे महान शासक कौन था? मौर्य काल में सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक,
बिंबिसार और बिंदुसार, और डी आ गया आपका इसमें चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य काल में सबसे महान शासक कौन था, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त प्रथम। तो मौर्य काल में सबसे महान शासक कौन था? अशोक, जिसको सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं, सम्राट अशोक। मौर्य काल का सबसे महान शासक रहा था कौन? अशोक। क्लियर? 9 नंबर देखेंगे। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? ए है 261 ईस्वी, बी है 261 ईसा पूर्व, सी है 161 ईस्वी, और डी होगा आपका 261 नहीं 161 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है, AD-BC का। तो क्या होगा? 261 ईसा पूर्व या BC, ठीक है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ठीक है, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिंदुसार ए है ऑप्शन है आपका, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है आपका चंद्रगुप्त। तो कौन नहीं था? बिंदुसार भी थे, अशोक भी थे और चंद्रगुप्त भी थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संबंधित था, हर्यक वंश का संस्थापक था। तो क्लियर हो गया आपका राइट आंसर इसमें बिंबिसार। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री था? प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री था? ऑप्शन देखेंगे, ए है अशोक, बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सी हो गया आपका इसमें बिंदुसार,
और डी हो गया चंद्रगुप्त सेकंड। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो किसके दरबार में था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनका प्रधानमंत्री था। और इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन एसएससी में, एमटीएस में एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी प्रकार से हम करवा रहे हैं आपको। रोमिला थापर के अनुसार रोमिला थापर के अनुसार मौर्य थे, यानी कि रोमिला थापर के अनुसार मौर्य कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, ए है वैश्य, बी हो गया शूद्र, सी हो गया आपका इसमें वत्सल, और डी होगा क्षत्रिय, है ना। वत्सल और डी हो गया क्षत्रिय। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य थे। मौर्य कौन थे? तो मौर्य कौन थे? वैश्य आपका राइट आंसर होगा। और जो सर्वमान्य मत है कि मौर्य कौन थे, वो क्या है? क्षत्रिय। सर्वमान्य मत क्या है कि मौर्य कौन थे? मौर्य थे क्षत्रिय। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध विदेशी यात्री था, तो प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रथम विदेशी यात्री किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रथम विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? कौन था प्रथम विदेशी यात्री? मेगास्थनीज। प्रथम विदेशी यात्री क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। प्रथम विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी हो गया आपका बिंदुसार, सी हो गया अशोक, और डी हो गया काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण। बताइए प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जो विदेशी यात्री था मेगास्थनीज वो भारत आया था। 14 नंबर देखेंगे, यूनानी इतिहासकारों ने किसे अमित घात कहा है? अमित घात या अमित्र घात की संज्ञा दी थी। ठीक है, अमित घात या अमित्र घात। तो किस शासक को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्र घात या अमित घात की उपाधि या उसके नाम से जानते थे? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी हो गया आपका इसमें बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और समुद्रगुप्त, है ना। अशोक और समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन क्या आएगा? समुद्रगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? यूनानी इतिहासकारों ने किसे अमित्र घात की उपाधि या अमित्र घात कहते थे? तो क्या होगा? बिंदुसार को। बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है? अमित्र घात कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये आपका क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक, बिंदुसार, ये है अशोक, बी होगा बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हो गया समुद्रगुप्त। किसके शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इन बुक्स के बारे में। ये सभी बुक्स एसके पब्लिकेशन की है, एसके बुक्स पब्लिकेशन की है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये जो गाइड देख रहे हैं आप, ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट, गणित, इंग्लिश और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज जो एसएससी के एग्जाम में आता है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार में जो आता है, उस सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। एसएससी एमटीएस 2021 से लेकर अब तक तो प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मतलब मैटर उपलब्ध इसमें करवा रखा है। साथ ही बात की जाए सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप उसमें देख सकते हैं। तो आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गाइड बहुत शानदार है। जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही शानदार गाइड होने वाली है। साथ ही हम बात करें सामान्य ज्ञान, अगर आप सामान्य ज्ञान का पार्ट मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर एसएससी जीडी में व एमटीएस में 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्तर के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों को अभी इसमें संकलन किया गया है। और अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। साथ ही बात की जाए सामान्य ज्ञान वृत्त के लिए, ये जो बुक देख रहे हैं आप वृत्त के नाम से, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के लिए बुक बहुत शानदार है। इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मैटर मिलेगा जो आप अपने टॉपिक या कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट बिल्कुल आसान भाषा में, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। ये तीनों बुक्स आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर आप इनको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।